हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अरे जिया ये बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। अतनी नाची के अतनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। तो चलिए, देखिए नाच तो नहीं सकते हैं लेकिन गा जरूर सकते हैं। जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय पटना, जय निजाबाद। आप चाहे तो जय समीर सर भी बोल सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलिए, आज हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं, फिर से सेट 3 करने वाले हैं। और सेट 3 में मतलब एमसीक्यू। देखिए, फर्स्ट राउंड में हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। जब एमसीक्यू हो जाएगा तो फिर वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन पैसेज को भी देखेंगे। तो सेट 3 को शुरू करते हैं। सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग पब्लिश संवाद कौमुदी। क्या बोला गया कि कौन है जिन्होंने संवाद कौमुदी को पब्लिश किया था। संवाद कौमुदी, ठीक है। क्या बोला गया कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग पब्लिश द संवाद कौमुदी। सुंदरी देवी, ताराबाई शिंदे, राजा राम मोहन राय या राम चड्डा। तो आपको क्लियरली याद होगा कि हु हैज पब्लिश द संवाद कम्युनिटी, तो दैट विल बी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पब्लिश करते हैं। अगर राजसुंदरी देवी का बात कर लिया जाए तो राजसुंदरी देवी जो है अमार जीवन लिखे हैं। राजसुंदरी देवी बंगाली में अमार जीवन लिखी है। ताराबाई अगर शिंदे की बात कर लिया जाए तो ये लिखे हैं स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना बुक लिखे हैं और उसमें स्त्री और पुरुष को कंपेयर करने की कोशिश किए हैं। अगर राम चड्डा की बात कर लिया जाए तो राम चड्डा लिखे हैं स्त्री धर्म विचार। राम चड्डा क्या लिखे हैं? स्त्री धर्म विचार। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कि संवाद कौमुदी कौन पब्लिश किए थे। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 को किससे मैच करना है? कॉलम 2 से। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से। फेरस, फेरस को किससे मैच कीजिएगा? तो फेरस को आप मैच कीजिएगा कोबाल्ट से। फेरस को किससे मैच कीजिएगा? फेरस को मैच कीजिएगा कोबाल्ट से। नॉन फेरस, नॉन फेरस को किससे मैच कीजिएगा? तो नॉन फेरस को आप मैच कीजिएगा बॉक्साइट से, ठीक है, सी से। नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक को किससे मैच कीजिएगा? तो नॉन मेटेलिक को आप मैच कीजिएगा ग्रेनाइट से। और एनर्जी को किससे मैच कीजिएगा? कोल से, ठीक। ये हो गया कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच। फेरस में हो गया कोबाल्ट। तो 1 का डी, वो 1 का डी कहां पर है? 1 का डी आपका बी में है। 2 का सी, 2 का सी आपका हो गया। 3 का बी, 3 का बी हो गया। और 4 का ए हो गया। तो हेयर बी विल बी द राइट आंसर। यहां पर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। मैच द कॉलम आएगा तो सबसे पहले आप मैच कर लीजिए और मैच करने के बाद जो ऑप्शन बनता है उस ऑप्शन को देख लीजिए और जो है से कि सही कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसर्शन रीजन बेस्ड, फिर से क्वेश्चन आया है एसर्शन रीजन बेस्ड। एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप एसर्शन को पढ़िए, देन आप रीजन को पढ़िए। आप देखिए कि एसर्शन सही है गलत है, फिर आपको देखना है कि रीजन सही है गलत है, और फिर देखना है कि जो रीजन है वो एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए एसर्शन को देखते हैं। एसर्शन क्या है यहाँ पर? ऑन पर्शियन इनिशिएटिव जोलोरिन कस्टम यूनियन वाज फॉर्म। पर्शिया के इनिशिएटिव पर जोलोरिन जो कि एक कस्टम यूनियन था उसको क्या किया गया था? फॉर्म किया गया था 1834 में। याद होना चाहिए आपको। तो इस सर्शन आपको क्या है यहाँ पर? सही है। ये सर्शन क्या है? करेक्ट है। ये सर्शन इज करेक्ट है। देन रीजन, तो रीजन क्या बोला गया? इट वाज टू क्रिएट, टू यूनिफाई द इकोनॉमिक टेरिटरी allowing the unhindered movement of goods, people and capital। बनाने का पीछे का रीजन दिया गया कि इसलिए बनाया गया था ताकि उस यूनियन टेरिटरी में क्या बोला गया? अनहिंडर, बिना किसी रोक टोक के गुड्स का, पीपल का और कैपिटल का क्या हो सके? मूवमेंट हो सके।
तो रीजन भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसके साथ साथ जो रीजन है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ये असर्शन रीजन आप देखिएगा तो ज्यादातर जो असर्शन रीजन के जो ऑप्शन बनते हैं वो ए ही बनते हैं। अगर असर्शन सही है, रीजन सही है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो रीजन होता है असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर ही रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या बोला गया कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का बेल्जियम में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देख लेते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है, एस्टेब्लिशिंग अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना था, तो नहीं भाई, ये तो बिल्कुल ही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो ये कट गया। सेंट्रलाइज पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट को सेंट्रलाइज करना था, तो नहीं, ये भी आपको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। एस्टेब्लिशिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर ऑफ डच, ये भी नहीं है, तो क्या होगा, एकोमोडेशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। जो लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट था और जो रीजनल इंटरेस्ट था उसको क्या करना था, एकोमोडेट करना था, समझौता करना था। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम। ये हो गया प्राइमरी शेयर अरेंजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया बेल्जियम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोला गया कि बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द की इंडिकेटर। बोला गया कि कौन ऐसा की इंडिकेटर है जिसका यूज कर किसी भी देश के डेवलपमेंट को मेजर करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं, प्राइमरी प्रोडक्शन के थ्रू जो है कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्शन के थ्रू भी नहीं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या दैट विल बी द राइट आंसर। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी नहीं होगा। यहां पर जो है जीडीपी, शायद आपको याद हो कि जीडीपी का यूज करते हुए जो है देश के डेवलपमेंट को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, आपस में माने दुनिया में जितने भी देश है उसको आपस में कंपेयर करने के लिए भी जीडीपी का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन। बोला गया कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से इमर्ज हो रहा है और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड हो रहा है। देन रीड द फ्लोइंग रीजन। और ये जो स्प्रेड हो रहा है, स्प्रेड होने के रिगार्डिंग क्या कौन कौन से रीजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन से कारण है जिस कारण से ये जो रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा। तो पहला क्या है, तो ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज। तो यस, ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज बुद्धिज्म जो है पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रहा। सेकेंड, ड्यू टू सिल्क रूट। तो ये भी सही होगा, सिल्क रूट के थ्रू ही जो है ये रिलीजन वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड हुआ है। देन ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर। यस, ये भी सही होगा, ट्रेड के कारण और ट्रेवलर के कारण ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो भी वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड हुए हैं। देन जो फोर्थ नंबर जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये बोला गया कि ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट। तो यूरोपियन का एफर्ट जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड होने में 1% नहीं है, तो ये यहाँ पर आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 2 3 कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1 2 3 को करेक्ट बोला गया है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या बोला गया कि ओनली 1 2 3 आर करेक्ट, तो सी विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग इवेंट ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला एक जो है क्वेश्चन आ चुका है। हर एक सेट में एक क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकल बेस्ड आ रहे हैं, और क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन या तो हिस्ट्री के चैप्टर 1 से रह रहा है या हिस्ट्री के चैप्टर 2 से रह रहा है। तो सबसे पहले जो इवेंट दिए गए हैं उन सारे इवेंट का क्या कर लेंगे,
डेट लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, उस इवेंट का डेट लिख लेना है। लाइक की फॉर्मेशन ऑफ स्वराज, स्वराज कब बना है, तो 1923 में, ठीक है। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन कब हुआ है, तो दिसंबर 1929 में। देन गांधी इरविन पैक्ट, तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है, 5 मार्च 1931। देन फॉर्मेशन ऑफ डिप्रीस क्लास एसोसिएशन, जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था, ये कब बना है, ये बना है आपको जुलाई 1930 में। ओके, अब सारे इवेंट का डेट हम लोगों को पता चल चुका है। अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला इवेंट आप जो है क्रोनोलॉजिकल बेस्ड के बेसिस पर किसको रखना चाहिएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। सबसे पहला जो इवेंट हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी का, तो नंबर 1 पर इसको रखिए। तो बी में भी है और जो है से कि सी में भी है। देन आप किसको रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ नहीं, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि कब हुआ है 1929 में। देन सेकेंड नंबर आपको रखना है, तो सेकेंड नंबर यहां हो गया। देन फिर आप किसको रखिएगा, फोर्थ को जो है थर्ड पर रखिएगा और थर्ड को जो है से कि फोर्थ पर रखिएगा। तो यहां पर बी होगा राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से हम पहले भी बता ही रहे हैं आपको कि चैप्टर 1 और 2 से एक क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले डेट लिख लेना है और डेट लिखने के बाद उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना है ना। उसके बेसिस पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस करेक्ट ऑप्शन को चुन लेना है। देन क्या बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय, कौन सा जो है मेघालय में इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो यहां पर पहला क्या बोला गया ऑप्शन, टू इरिगेट द लैंड ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। बोला गया कि लैंड को सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन के ही टाइम पीरियड में इरिगेट किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। टू यूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, वाटर इरिगेशन के लिए जो है लार्ज वॉल्यूम का यूज किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। टू रिमूव वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर को रिमूव किए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। टू यूज बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो है वाटर रिसोर्स में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की चर्चा की गई है, जो पार्टिकुलरली आप ये पाओगे कि मेघालय वाले स्टेट में जो है से कि बहुत अच्छे तरीके से इसको जो है से कि फॉलो किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि मेघालय में इरिगेशन करने के लिए बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि इन सारे जो है इंफॉर्मेशन को आप एक बार रीड करिए और रीड करने के बाद आपको जो है से कि क्या करना है, क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है कि इन सारे इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद कौन सा क्रॉप जो है वो हो सकता है। तो पहला क्या है, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, ये स्टेपल फूड क्रॉप है। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है बोला गया कि भारत का जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन का क्या है, स्टेपल फूड क्रॉप है, मेन फूड क्रॉप है, ठीक है। सेकंड क्या है कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप, भारत क्या है इस क्रॉप का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। थर्ड क्या है, इट इज खरीफ क्रॉप, एक खरीफ क्रॉप है। फोर्थ क्या है, इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विथ 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, तो यहां पर आपको क्या हो जाएगा, राइस। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो क्रॉप हो सकता है वो क्रॉप कौन सा होगा, राइस होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, देन वंस अगेन यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलम 1 को जो है से कि मैच करना है किससे, कॉलम 2 से। और एक तरफ जो है यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट, और दूसरे तरफ जो है वो सब्जेक्ट का नाम है ट्रेड यूनियन, बैंकिंग, पुलिस, इंटरनेट।
तो यूनियन लिस्ट को जो है आप किससे जो है मैच करना चाहिएगा, तो यूनियन लिस्ट विल बी मैच विथ बैंकिंग, ये बैंकिंग से मैच होगा। और स्टेट लिस्ट को किससे मैच करना चाहिएगा, तो डेट विल मैच विथ पुलिस। कंकरेंट लिस्ट को किससे मैच कीजिएगा, ट्रेड यूनियन से। और रेसिडुअरी लिस्ट को किससे मैच कीजिएगा, इंटरनेट से। तो 1 का क्या हो गया, 1 का बी, 1 का बी, ठीक है, 1 का बी। 2 का सी, 2 का सी हो गया। 3 का ए, 3 का ए हो गया। एंड देन 4 का डी, तो 4 का डी हो गया। यहां पर बी आपका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब वीमेन एम्पावरमेंट। कौन सा ऐसा टर्म है जो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है वीमेन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को। तो पहला ऑप्शन क्या है, इनकरेजिंग मेन टू टेक लीडरशिप रोल। नहीं, पुरुष को इनकरेज करना ताकि वो लीडरशिप रोल ले, नहीं, ये महिला सशक्तिकरण को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। प्रमोटिंग सुपरियरिटी ऑफ वीमेन ओवर मेन, महिलाओं के सुपरियरिटी को जो है प्रमोट करना पुरुष पर, तो ये भी नहीं होगा। इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स फॉर वीमेन, ये होगा आपको राइट ऑप्शन। इस चीज को इंश्योर करना कि महिलाओं के लिए भी जो अपॉर्चुनिटी होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, और राइट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द व्हाट, वीमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण का मतलब यही होता है। डी नंबर भी नहीं होगा, लिमिटिंग द राइट्स ऑफ मेन इन ऑल स्फीयर। डी नंबर में भी ए ऑप्शन जो है डी भी नहीं होगा। ओके, देन 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक के सामने जो है अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंश्योर करती है। तो यहाँ पर मोस्ट सूटेबल ऑप्शन को चुनना है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए मोस्ट सूटेबल बोला गया है, तो सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा और देखना होगा कि कौन है जो सबसे ज्यादा सूटेबल है, उसी को टिक करना होगा। थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन, थ्रू इनकरेजिंग पार्टीजनशिप, एंड डी नंबर क्या है, थ्रू इलेक्शन एंड वोटर सपोर्ट। तो यहाँ पर डी होगा। सबसे ज्यादा जो सूटेबल ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है वो सूटेबल ऑप्शन कौन सा लग रहा है, डी। तो थ्रू इलेक्शन एंड वोटर सपोर्ट, इलेक्शन के थ्रू और वोटर सपोर्ट के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को पढ़ना है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। किसके रिगार्ड में पढ़ना है, डेमोक्रेसी के रिगार्ड में पढ़ना है। क्या बोला गया कि प्रमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, प्रमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, तो ये सही होगा। गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल, तो ये सही नहीं होगा। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ये भी सही होगा। इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, ये भी सही होगा। अब देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है जहां पर 1, 3 और 4 को सही बताया गया है। 1, 3 एंड 4, सी विल बी द राइट ऑप्शन। सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व करने का काम कौन करता है। क्या बोला गया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच लिए। ठीक है, तो क्या होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा कि यहां पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेंटर और स्टेट के बीच अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो रहा है तो उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कौन सा जो ऐसा टर्म है जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। यूनिफॉर्म कल्चर, इन्वायरमेंटल सपोर्ट, सपोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट, एक्सेस टू न्यू मार्केट। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दैट वन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है एक्सेस टू न्यू मार्केट। ओके,
नए मार्केट तक पहुंच होना ही, दिस इज द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, वर्ल्ड के में जितने भी मार्केट है उन सारे मार्केट का आपस में क्या होना, इंटीग्रेट होना, दैट विल बी नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिफिनेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट। कौन सा जो है डिफिनेशन वो सुटेबल है किसके लिए, लिटरेसी रेट के लिए। इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो लिटरेसी रेट के लिए शायद आपको याद भी होना चाहिए, द लिटरेट पॉपुलेशन एट द ग्लोबल लेवल, ए नहीं होगा। द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड एबव, आई थिंक कि आपको याद आ गया होगा कि दिस विल बी द राइट आंसर। 7 साल या 7 साल से जो बड़े एज ग्रुप के जो लोग हैं, अगर वो पढ़ने और लिखने के लिए जानते हैं तो वैसे पॉपुलेशन को या उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग अ स्कूल, ये तो होगा ही नहीं। द एवरेज नंबर ऑफ अ स्कूल इन अ रीजन, ये भी नहीं होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। देन क्या बोला गया, क्या स्टडी द टेबल, सबसे पहले इस टेबल को स्टडी करना है, केयरफुली स्टडी करना है, एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। देन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कंट्री ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 5 कंट्री यहाँ पर, 6 कंट्री यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद इन 6 कंट्री का क्या दिया गया है, ग्रोस नेशनल इनकम दिया गया है ना, पर कैपिटा ग्रोस नेशनल इनकम है, पर कैपिटा के हिसाब से दिया गया है, 2011 का डेटा है। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रोस नेशनल इनकम हो गया। देन क्या है लास्ट में, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिए गए हैं, ये 2018 के हिसाब से दिया गया है, और HDI में इनका क्या है, रैंकिंग है, ठीक है। रैंकिंग आप कंट्री ए का क्या देख रहे हो कि रैंक कितना है, 73 है, कंट्री बी का 130 है, कंट्री सी का 148 है। देन क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग है द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड। बोला गया कि इन 6 देशों में जो है से कि किस देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेट जो है वो सबसे हाई है। तो ये होगा आपको कंट्री ए होगा 73। अगर रैंकिंग को देखिएगा तो रैंकिंग ऊपर से ही देखा जाता है ना, तो आप क्या देख रहे हो कि इनका रैंकिंग कितना है, 73 है। तो जिसका 73 है वो क्या है, वो हाई रैंकिंग पर है। जिसका सबसे ज्यादा होगा, लाइक यहाँ पर 154, तो ये इन देशों में क्या है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है इन 6 देशों में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ओके, ये फिर से क्वेश्चन, इसको हम शॉर्ट में भी बनाए हैं, शॉर्ट में भी जाकर इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चेक दिया हुआ है, और इस चेक को पढ़ने के बाद आपको बताना है कि इसमें चेक नंबर कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है जिस व्यक्ति को पेमेंट किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम है। सपोज डेट कि हम आप अगर चेक इशू कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका नाम यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। देन यहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे, है ना। यहाँ पर अमाउंट वर्ड में होंगे, और यहाँ पर जो अमाउंट है वो होंगे वो डिजिट में होगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर होगा, यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर होगा। देन ये तो बैंक का नाम है जो क्लियरली शो हो रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होता है, ये फर्स्ट नंबर ही क्या होता है, चेक नंबर होता है। ये फर्स्ट ही क्या होता है, चेक नंबर होता है। यहाँ पर चेक नंबर क्या है, 362255, ठीक है, 362255। दिस इज द चेक नंबर ऑफ ऑन दिस चेक। ए इस चेक पर क्या है, चेक नंबर है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ओके, अब 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, बोला गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर डिवाइडेड इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग बेसिस। बोला गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्शियरी सेक्टर है वो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया। अब बताओ किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, नेचर ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं, या नेचर ऑफ इनकम के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं।
तो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है? नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ एक्टिविटी, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज हो जाता है। नेचर ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पर पब्लिक सेक्टर और जो है से कि प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। इनकम के बेसिस पर यहाँ पर किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन की चर्चा नहीं की गई है। और नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है। तो बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद सेट 3 भी क्या हो जाएगा? शून्य बाटा सन्नाटा, सेट 3 भी आपको खत्म हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बैंक, कौन सा बैंक है इंडिया में जो बोला गया कि जो इशू करता है, क्या इशू करता है? करेंसी को इशू करता है। इसके साथ साथ भारत में क्रेडिट सिस्टम को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। कौन सा बैंक है बताइए आप लोग? पहला बोला गया पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड देन क्या बोला गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब ये ऑप्शन है, जो बच्चा पढ़कर नहीं गया होगा उसको लग रहा है इंडियन बैंक, ये तो भारतीय बैंक है। एग्जैक्टली यही क्या करता होगा? करेंसी को इशू करता होगा और क्रेडिट सिस्टम को क्या करता होगा? रेगुलेट करता होगा। आंख बंद कर कर इसको क्या कर देगा? टिक कर देगा। और जो पढ़ कर गया है उसकी आंखें खुली रहेगी और वो राइट, उसको पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। वो आराम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करेगा? टिक करेगा और उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सेट 3 भी खत्म हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए सेट 1, 2, 3 फिनिश कर चुके हैं।